हाँ बेटा, आज हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। ठीक, डायपोल मोमेंट में अगर हम बात करें, डायपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, इसको क्या कैसे करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे भैया। अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो किसी भी दो चार्ज की बात कर लिया जाए, ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या भैया निगेटिव है। ठीक, इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये d है। ठीक, और अगर मैं इनके चार्ज की बात करूं तो ये q और ये q है। तो जो हमारा डायपोल मोमेंट म्यू होता है वो होगा q इंटू क्या होगा d। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को ले लिया जाए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट म्यू आ जाता है। ठीक है, तो और एक पॉइंट मैं बात कर सकता हूं जिसको अगर लिखना चाहो तो ये बात लिख सकते हो कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ कैटायन आर एनायन। किसी भी चार्ज को ले सकते हैं, चाहे हम कैटायन को लें चाहे एनायन लें, क्यों ही लिया जाएगा और उनके बीच की डिस्टेंस डी लेना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और अगर मैं बात करूं तो डायपोल मोमेंट जो होती है वो हमारी क्या होगी भैया, इसकी जो यूनिट होती है, इसके हम यूनिट के बारे में बात कर लेंगे। यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज क्या होगा भैया, डीवाई। क्या होता है, डीवाई। यानी कि अगर मैं इसको डीवाई को शॉर्ट में लिखूं तो ये क्या होगा, कैपिटल डी। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, डीवाई होती है। अच्छा, यहां पर भी एक बात मैं बोलूं कि एक डीवाई इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ESU क्या होती है, ये हमारा चार्ज की यूनिट होती है भैया, और सेंटीमीटर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी। ठीक है, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट हमारी जो होती है वो क्या होती है, डीवाई होती है। और एक डीवाई इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और ये ESU होता है क्या, किसी भी चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है भैया, ESU हुआ करती है। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, एडिशनल बातें मैं बोल रहा हूँ, उसकी यूनिट होती है फैराडे। चार्ज की सबसे हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट यूनिट होती है क्या, फैराडे, क्योंकि एक फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलाम। ठीक है, तो वो बात अलग से मैं बोल रहा हूँ फिलहाल। तो हम बोल रहे हैं यूनिट जो होती है डायपोल मोमेंट की वो क्या होती है, डीवाई होती है। एक डीवाई इक्वल टू 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होगा। और एक यूनिट हमारी होती है, इसका इस्तेमाल है इसलिए मैं बता रहा हूं, एक डीवाई इज इक्वल टू ये होगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है सॉरी 3 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे, -30। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर, कूलाम मीटर। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कूलाम मीटर में अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा एक डीवाई जो होता है वो क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर -30 क्या होगा भैया, कूलाम मीटर होगा। और अगर एक डीवाई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर ESU सेंटीमीटर। ठीक है, यानी डीवाई में दिया होगा तो हम ESU में बदलने के लिए एक डीवाई इज इक्वल टू इतनी वैल्यू होती है, और एक डीवाई इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर होता है। अगर चार्ज हमारा किस में होगा भैया, कूलाम में होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमारी किस में होगी, मीटर में होगी, तो हम एक डीवाई इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ठीक, ये बात और भी क्लियर हो गई बकायदा। तो दो चीजें हमने बताया, हमने कहा डायपोल मोमेंट क्या होता है भैया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल, यानी दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस, और किसी एक चार्ज को लेकर के इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो उसे क्या बोलोगे, डायपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू। ठीक, एक पॉइंट ये बात हो गई। और एक पॉइंट मेरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट जो होगा वो डायपोल मोमेंट हमारी क्या होती है, इज एक क्या होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी वेक्टर क्वांटिटी में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर वो वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा भैया, और प्लस क्या होगी भैया, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे, फिजिक्स में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डायपोल मोमेंट क्या होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर कोई भी वेक्टर है तो उस वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। ठीक,
तो डायपोल मोमेंट एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, क्या होता है भैया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अगर ये डायरेक्शन होती है, अगर ये हमारी क्या है भैया, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम, तो डायपोल मोमेंट की भैया अगर डायरेक्शन अगर हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को दिखाते वक्त हम ये बात कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ से हमारी क्या होगी भैया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। यानी कोई किन्हीं दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, अगर हमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखानी है, ठीक है, तो हम कहाँ से किधर दिखाएंगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर दिखाएंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से किधर भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से किधर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले से किधर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ, ये भी बोल सकते हैं हम। और एक पॉइंट और भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। कोई या लो को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से किधर, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ, ठीक। इस तरीके से हम डायरेक्शन को भी दिखा सकते हैं। और एक पॉइंट और, अगर कहीं पर लोन पेयर वगैरह आ जाए तो लोन पेयर वगैरह आने की वजह से वहां पर जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो हम सेंट्रल एटम से किधर दिखाएंगे, लोन पेयर वाले की तरफ दिखाएंगे। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं कि सेंट्रल एटम, इसकी डायरेक्शन क्लियर कर लेना भैया कि सेंट्रल एटम से किधर होती है, लोन पेयर की तरफ, किसकी तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ, ठीक। तो हमारा अगर डायरेक्शन अगर कहा जाए कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता दो तो क्या बोलोगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ से किधर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव से किधर भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ। या बोल सकते हो सेंटर, और दोनों चीजें एक ही समझ सकते हो आप, सेंट्रल एटम से किधर, लोन पेयर वाले की तरफ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे अगर मैं HF बनाऊँ, क्या बनाऊँ भैया, HF, तो अगर मुझे यहां पर डायरेक्शन दिखानी है तो डायरेक्शन किधर से किधर दिखाओगे, अब ये बात हमें बताओ आप, ठीक है। हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ या फ्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ, तो किधर दिखाओगे, हाइड्रोजन से किधर दिखाओगे, फ्लोरीन की तरफ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अभी मैं बता रहा हूं किस तरीके से, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां मुझे बतानी पड़ती है, तो उसको मैं अभी बता रहा हूं। फिलहाल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से अगर हमें दिखाना है तो हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन को अगर मैं इस तरीके से, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं तो इस एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा सकता हूं कि नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन, ठीक है। अमोनिया की बात कर लिया जाए, NH है और NH है, और ये हमारा लोन पेयर है। अगर आपको डायरेक्शन की बात किया जाए तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव से किधर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ होगा, ऐसे बोल सकते हो। और सेंट्रल एटम से लोन पेयर। अब ये सारी चीजों को मैं यहां दिखा सकता हूं, कैसे मैं दिखाऊंगा, अगर आपको डायरेक्शन दिखानी है डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की बात आ ही जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी दो डिफरेंट एटम हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एटम हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, वहां पर दो पोल जरूर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आएगा जरूर। और जब पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पर भी आता है तो वहां पर पोलैरिटी डेवलप होती है। अगर पोलैरिटी डेवलप हुई तो डायपोल मोमेंट का होना लाजमी है, ठीक। इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं। तो नाइट्रोजन से किधर होगा, हाइड्रोजन वाले की तरफ होगा। यहां से भी देखोगे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन वाले की तरफ होगा, यहां से भी देखोगे किधर होगा भैया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन वाले की तरफ होगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगा, लाइक दिस, इस तरीके से। सॉरी, नाइट्रोजन से किधर होगा, गलत हो गया भाई, ठीक है। नाइट्रोजन से ना हाइड्रोजन वाली की तरफ नहीं, सॉरी भाई, सॉरी, ठीक है। ये हाइड्रोजन से किधर होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इस वजह से हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन से किधर, नाइट्रोजन वाली की तरफ होगा। ये तो ये इधर होगा। अच्छा, ये बात ये बता दिया, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर मैं सेंट्रल एटम से अगर मैं देखूं, यहां पर अगर मुझे आपको दिखाना है, ये लोन पेयर है, तो इसको डायरेक्शन अगर हमें दिखाना है तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, इधर को दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा।
तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन समझ में आ जाना चाहिए अब कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये बात अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो ये बात हमने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। फिर से देख लो, डायपोल मोमेंट क्या होती है भैया, म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है, डी होता है। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगी, डीवाई होगी। एक डीवाई जो होता है 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU चार्ज की यूनिट, डिस्टेंस की, या ऐसे बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या होगी भैया, सेंटीमीटर में होगा, तब ESU सेंटीमीटर बनेगा। अगर मैं चार्ज को कूलाम में ले लूं और क्या कहते हैं डिस्टेंस को अगर मैं मीटर में ले लूं तो कूलाम मीटर बनेगा, और वो होगा 3 × 10⁻⁻ क्या होगा 30 कूलाम मीटर। ठीक, हमने बताया डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई भैया। जल्दी से आइए हम आगे बात करते हैं, इसको नोट करो फिर आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब हम डायपोल मोमेंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट को हमें निकालने के लिए कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसका डायपोल मोमेंट हमारा कम है, इसको निकालने के लिए हम कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। अगर डायपोल मोमेंट हमें निकालना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या भैया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर हमें क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट अगर निकालना है तो एक फार्मूला होता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाएगा, फिर यहां पर हम डिफरेंस कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, डिफरेंस कर देंगे और लिख देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, क्या लिखोगे, अटैच्ड एटम। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमें देखना होगा और अटैच एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना होगा। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देख करके हम क्या करेंगे, यहां पर डायपोल मोमेंट को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए हम आपके सामने इस तरीके से, पहले हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको ना मालूम हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कितनी होती है तो जरा थोड़ा तो हमें बताना ही पड़ेगा। आइए हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता देते हैं। इसको याद करने का तरीका है, जैसे कि अगर बात करूं मैं, लिथियम हो गया, देखिएगा भैया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या होगा भैया, ब्रोमीन और क्या होगा, आयोडीन। इस तरीके से हम आपको याद करवाएंगे, अभी सब याद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इतना याद होना चाहिए आपको, तभी आप डायपोल मोमेंट निकाल पाओगे। ठीक है, इतना तो सरफेस में आपको याद ही होना चाहिए। तो इसकी होती है 1, इसकी होती है 1.5, इसकी होगी कितना, 2, इसकी होगी 3, इसकी होगी कितना होगा मेरा भाई, क्या लिथियम है 1, 1.5, 2 और यहां पर क्या होगा 3। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें, सॉरी 2.1 हुआ, 1.5, 2 हुआ, यहां पर क्या होगा 2.5, इसकी होगी 3 होगी, इसकी होगी 3.5 और इसका होगा कितना भैया 4। ठीक है, यानी ये बात मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा भैया, यहां पर अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी, ये हमारा पीरियड है, पीरियड में जाने पर बढ़ती है और हमारे ग्रुप में जाने पर क्या होती है, ये घटती है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पीरियड में जाने पर बढ़ती है और ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें, अच्छा याद करना भी आपको आसान है, आप लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारा सेकेंड पीरियड जा रहा है। अगर ये सेकेंड पीरियड जा रहा है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि हमें याद करना ये आसान होगा। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, उसके बाद 4, यानी कि हर एक में 0.5 जोड़ा, फिर 2 में 0.5 जोड़ा, 3 में 0.5 जोड़ा। इस तरीके से हर एक में कितने का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर होगा, लेकिन यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में क्या होगा, इस तरीके से बढ़ता है। तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और क्या होगा 4। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा।
पीरियड में हम जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं ग्रुप में देख लूं मेरा भैया, तो ग्रुप में भी अगर आप देखते हैं तो ग्रुप में नीचे जाने पर हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारी क्या होती है, घटती है। कैसे? फ्लोरीन की 4 हुई, क्लोरीन की 3 हुई और ब्रोमीन की 2.8 होती है और ये होती है 2.5 या 6। इस तरीके से आप देख सकते हो। आप देखिए ग्रुप में नीचे जाने पर क्या हो रही है, घट रही है, और पीरियड में जाने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक पॉइंट और भी हमें बता दूं, अब आपको दिमाग पर इस तरीके से फ्रेम बन गया होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीजियम, टेलुरियम, पोलोनियम। किसी भी नीचे ग्रुप में जाओगे तो इसका मतलब इतना तो दिमाग में फ्रेम आ ही चुका होगा कि अब हम नीचे जाएंगे तो इन लोगों से, इस ग्रुप में इन लोगों से कमी होगी। लिथियम वाले ग्रुप में नीचे नहीं, यहाँ फर्स्ट ग्रुप में अगर बात किया जाएगा तो वहां पर भी जितनी भी लोग हैं नीचे, यहाँ पर इन सारे लोगों की क्या होगी, इनसे तो कमी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है भैया, घटती है, और पीरियड में जाने पर बढ़ती है। ठीक, इस तरीके से एक फ्रेम आपके दिमाग पर बन गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ये समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, 2.1 होती है भैया। और जो हमारी सीजियम की या फ्रेंसियम की अगर मैं बात करूं तो ये होती है 0.7, ये भी क्या होती है 0.7। ठीक है, ये मैं बता दूं कि लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन? लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? सीजियम। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। अरे खुद ही देखो यार, अगर पीरियड में देखोगे, पीरियड में जा रहे हो तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ग्रुप में जा रहे हो घट रही है, और सीजियम सबसे इधर ही तो है। कहाँ? पीरियडिक टेबल में अगर आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन वाले में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबसे कम पीरियड में इसका यही होगा, और ये सबसे कम यहाँ कहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं, सबसे कम होगी किसकी मेरा भाई, सीजियम की। ठीक है। और अगर मैं फ्लोरीन की बात कर लूं भैया, तो जो फ्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, यानी इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा भैया किसी की भी नहीं हो सकती। फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सीजियम हमारा क्या होता है, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के ही टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको अगर पढ़े होंगे, आप पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है, कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड में हमने कहा था कि आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, हमारा आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब उसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से ज्यादा हो। मेरी बात समझिएगा, 1.9 से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो यार ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोस्ट आयनिक या सबसे ज्यादा आयनिक मॉलिक्यूल क्या होगा। अब मैं अलग की चीज बोलने लगा, आयनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे ज्यादा आयनिक मॉलिक्यूल कौन होगा, जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगा, सीजियम फ्लोराइड में। क्यों? सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर मैं यहां पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN, ठीक है, ये हमारा ऐसे बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है क्या मेरा भैया, डिफरेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इस तरीके से लिख लिया जाए, और वो किसका डिफरेंस, सेंट्रल एटम और अटैच एटम का। तो सेंट्रल एटम ये हमारा अगर बात किया जाए, या किसी का डिफरेंस ही चाहिए तो डिफरेंस में कोई प्लस माइनस का तो साइन लगाना नहीं है। तो हम ये हमारे बात किया जाए तो फ्लोरीन की 4 होती है, सीजियम की 0.7, तो ये बात मैं बोल सकता हूं ये कितना आ जाएगा, 3.3। 3.3 का मतलब हुआ कि अब इससे ज्यादा किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ सकता। और आपको मैं बता चुका हूं, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमारा कितना, 1.9 से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा है। तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये आयनिक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आयनिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा, सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड भी बोल सकते हो, सीजियम फ्रेंस, ठीक है, सीजियम फ्लोराइड या फ्रेंसियम फ्लोराइड। लेकिन फ्रेंसियम हालांकि रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए फ्रेंसियम फ्लोराइड बोलना ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि जो सीजियम फ्लोराइड होगा वो हमारा क्या होगा, मोस्ट आयनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको जल्दी से भैया नोट करो। फिर मैं निकालता हूं कि किस तरीके से हम डायपोल मोमेंट को हम निकालेंगे, कि हमारा डायपोल मोमेंट कैसे निकलता है। आइए हम यहां पर बात करते हैं, इसको आप
नोट कर लीजिएगा आप। यहां पर अगर आपको देखें हम, तो यहां पर देखा जाए भैया कि जैसे अब हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट अगर निकालना है, तो डायपोल मोमेंट अगर मैं HF का निकालूं, HCl का निकालूं, HBr का निकालूं मेरा भैया, HI का निकालूं, तो आप खुद देख रहे होंगे कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF में सबसे ज्यादा, फिर HCl में, फिर HBr में, फिर HI में। क्यों? अब इसमें वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। फ्लोरीन का कितना होता है? 4 माइनस कितना होगा मेरा भाई बताओ। अगर मुझे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो फ्लोरीन का 4 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 अभी लिखा था मैंने। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर अगर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अगर ये 1 पॉइंट अगर हमारा क्या होगा? 9 हुआ। इस तरीके से अब यहां पर कितना होगा? क्लोरीन का हमारा हुआ करता था कितना मेरा भाई? 3 हुआ करता था। फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, अभी बता के आ रहा हूं। तो वहां पर 3 - 2 पॉइंट, फिर और कम और कम और कम। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हो रही है? घट रही है। अगर घट रही है तो हमारा डायपोल मोमेंट भी क्या होगा भैया? घटेगा। तो अगर HF, HCl, HBr, HI में अगर मुझसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, तो क्या बताओगे? HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर किसका होगा? HI का होगा। ठीक, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और ये किसी में भी चाहो तो HF, HCl, HBr, HI इन सब में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी आप देख सकते हैं भैया। ठीक, आइए हम आगे बात करते हैं। आगे हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें हमने क्लियर कर लिया कि जब हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तब। ठीक, अच्छा कुछ पॉइंट हमारे और भी हैं, हम थोड़ा सा इस तरीके से बात करेंगे। कोई सा भी, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक अलग से पॉइंट बताने जा रहा हूं। कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, क्या हो भैया? कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? 0 हो। कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? 0 हो। इसका मतलब ही मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यही चाह रहा हूं, इससे यही प्रूफ हो रहा है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे कौन O2 की बात कर लो, Cl2 की बात कर लो, Br2 की बात कर लो, F2 की बात कर लो, N2 की बात कर लो, है ना भाई, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर कोई भी सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, क्या? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि सेम एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, तब ये बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हुआ करती थी? 3.5, और दूसरे वाले की 3.5 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? 0। अगर हमारा ये बात मैं शॉर्ट में बोल दूं कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारी 0 हो जाएगी तो ये बात कंफर्म है कि हमारा डायपोल मोमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो भैया? O2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, F2 हो, ठीक है, N2 हो, I2 हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें क्या होगा भैया? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारा डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, आइए हम कुछ टॉपिक के बारे में और भी बात करते हैं कि कैसे हम निकालते हैं डायपोल मोमेंट। और भी मॉलिक्यूल में बात कर दूं, ऐसे मॉलिक्यूल, मेरी बात समझिएगा भैया, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे क्या होते हों? सिमेट्रिकल होते हों। क्या होते हों भैया? सिमेट्रिकल हुआ करते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये हो कि वो यहां, सिमेट्रिकल का मतलब ये समझिए आप कि कोई भी बेस पाए, ठीक है, SPI सॉरी 2 3 4 5 6 कोई सा भी 7 तक कोई भी बेस पाए। बेस समझ रहे हो ना? हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं। चाहे वो sp हो, चाहे वो sp2 हो, चाहे वो sp3 हो, चाहे sp3d हो, चाहे sp3d2 हो, चाहे sp3d3 हो, कोई सा भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आए, लेकिन शर्त है कि वहां पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर ना हो तो ये बात मैं 100% में बोल सकता हूं, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। ऐसे सिमेट्रिकल बोलना बेहतर होगा और सिमेट्री शो करेगा, और सिमेट्री शो करने की वजह से आपस में एक दूसरे को क्या होगा? डायपोल मोमेंट एक दूसरे के द्वारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे हम बता रहे हैं? एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल हो, ठीक है, सिमेट्रिकल हो तो हमारा जो को क्या होगा भैया? जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो? सिमेट्रिकल हो तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एग्जाम्पल की बात करूं तो ये मैं बेरिलियम क्लोराइड ले लेता हूं मेरा भाई, और मैं BCl3 ले लेता हूं, कोई सा भी ले सकते हो आप।
ठीक है मेरा भाई, CH4 ले लो, ठीक है, या CCl4 ले लो, कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 दूनी 14, 2 कितना हुआ 16, 16 बाई 8 करोगे 8 दूनी 16, 2 आया, बेस्ट 2 आया। ये बात कन्फर्म है यहाँ का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भैया, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अगर ये sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर की क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, लीनियर। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भैया हम नहीं बताएंगे, क्यों कि ये सब बातें करने लगेंगे तो भी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए बेरिलियम क्लोराइड की बात किया जाए तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखूं तो सुनो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। sp है तो ये बात कन्फर्म है, थीटा कितना होगा 180 डिग्री होगा। और मैं बोल दूं मेरा भाई कि कहीं पर भी थीटा अगर हमारा 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और 2 वेक्टर अगर क्या है भैया, एंटी पैरेलल है, ठीक है, एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, तो इनके दोनों के बीच में अगर बात किया जाए तो एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर हमारा अगर म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कास 180 डिग्री अगर करोगे तो डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। याद करो 2 वेक्टर अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हुआ करता है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अच्छा वैसे भी मैं स्ट्रक्चर से अगर मैं दिखाऊं तो दिखा सकता हूं, बेरिलियम क्लोराइड में अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो ये डायरेक्शन हमारी इधर होगी, बोल भैया, ठीक है। या अलग से मैं दिखा दूं, इसी में क्यों दिखाऊं, ये डायरेक्शन हमारी इधर होगी, दूसरी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, इधर होगी। और 2 वेक्टर अगर हमारे क्या होंगे भैया, एंटी पैरेलल होंगे, 2 वेक्टर हमारे क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, 180 डिग्री होगा। तो ये बात आपको पता है, ये अगर मैं मानूं कि ये म्यू है, ये भी हमारा क्या है, म्यू है, तो इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे रूल्स हमारे वेक्टर की जैसे ही लगेंगे। और वेक्टर का रूल याद होगा आपको, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होता है, रूट हमारा क्या होगा, म्यू स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, एकदम वही फार्मूला लगाने जा रहा हूं। a स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे भैया, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू 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 cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहां पर लिखोगे 2 म्यू स्क्वायर लिखोगे भैया, और यहां पर क्या होगा 2 म्यू cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर, और ये 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ये बात कंफर्म हो गई कि अगर हमारा थीटा कितना आ जाता है मेरा भाई, इस तरीके से बात कर लिया जाए 180 डिग्री आ जाएगा, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इस वजह से ऐसा 0 आ रहा है क्योंकि ये हमारा क्या है भैया, ये डायपोल मोमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल में बात कर सकते हैं जिसमें लोन पेयर नहीं ना हो, सिमेट्रिकल होना लाजमी है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं BCl3 की बात कर लूं मेरा भाई, तो इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो BCl3 में अगर हम देखें मेरा भाई, तो BCl3 की अगर बात किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, 7 त्रिक 21, 7 3 जा क्या होगा भैया 21, और प्लस 3 अगर बात किया जाए 24 हुआ, और 24 हुआ तो ये हमारा क्या होगा, यहां पर देखा जाए तो नोट करो भैया, ठीक है, 24 जो होगा, फिर यहां पर BCl3 की अगर बात किया जाए तो बोरान हमारा क्या होगा 3 होगा, क्लोरीन हमारा क्या होगा 7, 7 त्रिक 21 और 3 क्या होगा 24। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर 24/8 करोगे, यानी बेस्ट निकालना, चलो हम आपको बता ही देते हैं, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा 3 आया, 3 आया तो इसका मतलब क्या होगा sp2। अगर हमारा sp2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, sp2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा, वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बोलो भैया 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, क्या होगा भैया, बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ये बोरान है, ये हमारा क्लोरीन है। आपको मैं थोड़ा प्रूफ करता हूं कि वेक्टर रूल से भी मैं इसको निकाल सकता हूं। आप ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, बीच में हमारा कौन है, ये बोरान है, कौन है यहाँ पर, बोरान है। अगर मैं बोरान को अगर मैं देखूं तो यहां पर देखिए इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये भी हमारा क्या होगा 120 डिग्री, ये भी हमारा क्या होगा 120 डिग्री। कैसे मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कौन है, यहां पर लोन पेयर है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट हमारा क्या है 100% क्या कहते हैं 0,
ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो हमारा क्या होगा, 120 डिग्री पर है, तो यहाँ पर ये म्यू हुआ, ये भी हमारा क्या है म्यू दिखा दूं, इसको भी म्यू दिखा दूं, तो मैं इसको अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर मैं दिखाऊं भैया, तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये दिखाने का तरीका है, ठीक। तो ये मैं कह दूं कि म्यू हमारा ऊपर है, ये हमारा म्यू नीचे, ये हमारा म्यू, ठीक। तो ये इसका जो दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होते हैं, ये आपने उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होता है, दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है, ठीक है, वो हमारा रिजल्टेंट म्यू आर जो होता है वो म्यू ही होगा। यानी कि अगर एक वेक्टर ए है, क्या भी है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, अगर मैं ये कहूं कि इनके बीच का एंगल कितना है, ए मैग्नीट्यूड ए है, इनके बीच की क्या है एंगल 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमारा किसी एक का मैग्नीट्यूड ही निकल के आता है। ये आप निकाल के देख सकते हो, क्या म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कास 120 रखोगे, तो कास 120 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर म्यू ही निकल के आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये म्यू अब तुम देखोगे मेरा भाई, एक म्यू तो हमारा ऊपर है, बोल भैया, और दूसरा जो रिजल्टेंट वाला, अब तो इनसे मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि अब हमने इनका इस्तेमाल कर लिया है, ये और ये हमारा नीचे आया रिजल्टेंट, और ये भी म्यू, अब ये आपस में कितनी डिग्री, 180 डिग्री। अरे बोलो ना भाई, जब 120 में था रिजल्टेंट हमारा म्यू आया ना, तो अब इसकी तो वजूद खत्म हो गया ना, इसके बदले तो अब ये आ गया ना, अगर ये आ गया तो ये नीचे ये ऊपर एक दूसरे में क्या हुआ, लाइक दिस 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर हमारा डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात मैंने अभी बात करके आए हैं। इसका मतलब टोटल डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से भी हमारा क्या होगा, चाहे हम ये sp वाला हो गया, sp2 वाला हो गया, sp3, ठीक है, अगर बात कहूं मैं sp3d कहूं, sp3d2 कहूं, ठीक है, sp3d3 कोई सा भी हो, बस लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो 100% मैं ये बोल सकता हूं कि डायपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। बस ये चीज है कि वहां अच्छा कहीं कहीं पर एक केस हमारे पास भी है कि लोन पेयर भी आने के बाद भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन वो शर्त ये है कि ऊपर आ रहा है लोन पेयर तो नीचे भी लोन पेयर आना जरूरी होना चाहिए, तभी हमारा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने BeCl2 की बात कर लिया, BeCl3 की बात कर लिया, और कौन मेरा भाई, कोई सा भी, चाहे मैं BeCl2 कर लूं, चाहे मैं क्या कर लूं मेरा भाई, BeCl3 कर लिख लूं, चाहे मैं CCl4 ले लूं, कोई सा भी sp sp2 sp3, और अगर मैं बात करूं मेरा भाई, ठीक है, PCl5 अगर ले लूं मेरा भाई, या कोई सा भी SF6 ले लूं, IF7 ले लूं, यानी इन लोगों की ETC मैं कर ले रहा हूं, जहां पर डायपोल मोमेंट लोन पेयर हमारा ना आए और सिमेट्री हो, तो वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक एग्जाम्पल हमारा ये है जहां पर लोन पेयर भी आ जाता है, जैसे कि XeF4, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। इसको हम थोड़ा सा, जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, जहां पर लोन पेयर ना आए वहां पर डायपोल मोमेंट जीरो, ये तो कन्फर्म ही है। अगर लोन पेयर नहीं आया तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा, वो कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, कन्फर्म है। लेकिन लोन पेयर आने के बाद भी डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है, ये बात भी सही है। इससे पहले वाली बात तो 100% सही है। ये बात क्या है, यहां पर कैसे एक एक्सेप्शनल केस हम बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल XeF4 है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये